तो जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो शेयर्स वाला, इसके अंदर विभिन्न टॉपिक हैं। शेयर्स के अंदर तो एक तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो इन शेयर्स का इशू भी पढ़ना है, रिडम्पशन भी पढ़ना है, डिवेंचर्स आएंगे उसका भी इशू पढ़ना है, उसका भी रिडम्पशन पढ़ना है। अब शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स होते हैं, पता ही होगा सबको। अभी लिखने की कोई नीड नहीं है, तो बेसिक बातें हैं, इनमें लिखने का कोई मैटर है नहीं। एक होता है क्या, इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। क्या डिफरेंस होता है हल्का सा बताओगे कुछ? अच्छा, सबने ये चैप्टर पढ़ा तो होगा ना 12th क्लास में। चलो बताओ, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस होता है? करेक्ट, करेक्ट। तो प्रेफरेंस से नाम ही है कि इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जब डिविडेंड देने की बारी आएगी तो पहले इनको मिलेगा, फिर कुछ बचेगा तो इनको देंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा इनको। ठीक है, मान लो 15 रुपए है, कंपनी के पास 15 लाख रुपए बचे हैं, इनका डिविडेंड बनता है 10 लाख, तो इनको 10 लाख मिलेगा, बचा कुछ है इनको दिया जाएगा। इनसे कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड की बातें हों, और चाहे जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो शेयर कैपिटल वापस करी जाती है तो पहले इनको मिलेगी। इनकी जब कैपिटल वापस चली जाएगी उसके बाद पैसा बचेगा तो इनको मिलेगा। तो प्रेफरेंस वालों को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि इनको इक्विटी से ऊपर रखा जाता है। डिविडेंड के मामले में पहले पैसा मिलेगा इनको, बाद में बचेगा तो इनको मिलेगा। और कैपिटल के मामले में भी ऐसा होगा कि पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे, बाद में इक्विटी वालों को देंगे। तो शेयर्स तो इस चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, साथ ही साथ क्या पढ़ना है, डिवेंचर। डिवेंचर्स जो होते हैं वो डेट की तरह काउंट किए जाते हैं, लोन की तरह काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले इनका ब्याज दिया जाता है, फिर इनका डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इनका नंबर आता है। तो प्रायोरिटी सेट हो गई, पहले डिवेंचर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी, ऐसे चलता है। आगे बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर बवाल बहुत है। एक तो पढ़ना है कि इक्विटी शेयर्स कैसे इशू होते हैं, क्या एंट्री पास होती है। अब इशू किए जाएंगे तो इसके अंदर बवाल है। पैसे के लिए इशू करेंगे तो इशू फॉर कैश, किसी और चीज के लिए इशू करेंगे तो इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जहाँ पे ऐसे अंडर राइटर्स की कोई सर्विस ली, वो आप सेल्स इशू कर देते हो, तो सब भी पढ़ना है। या कहीं कंपनी के लिए आपने कोई मशीन किसी से खरीद ली तो शेयर्स इशू कर लो, वो भी पढ़ना है। तो जहाँ पैसे के लिए इशू करते हो वाले सवाल भी लगाने हैं। और जहाँ आप किसी एसेट्स के लिए या किसी सर्विस के लिए एम्प्लॉय से आपने नौकरी कराई, 1 महीने पैसा नहीं दिया, शेयर्स थमा दिया, तो जहाँ जहाँ शेयर इशू होंगे इस चैप्टर में आएंगे। अब जब पैसे के लिए शेयर इशू होते हैं तो उसमें भी दो प्रपोर्शन है। एक तो है कि लमसम अमाउंट एक साथ ले लेते हैं, 10 वाला शेयर है, मान लीजिए 12 में इशू किया तो प्रीमियम वाली बात हो जाती है, 12 एक बार में ले लेंगे, उसको बोलते हैं इशू फॉर लमसम कंसिडरेशन, जहाँ पे आप पैसा एक बार में लेते हो। लेकिन जो सवाल दे रखे होते वो तो ऐसे होते नहीं है। सवाल में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम लगती है कि 10 का शेयर है, 12 में इशू होगा, और पता लगा 3-3 रुपए करके हम अपना 3-4 बार में ले रहे हैं। तो शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू होंगे तो क्या एंट्री होंगी, क्या क्या इंस्टॉलमेंट बनती है, वो सब पढ़ना है हम लोग को। तो एक ओवरलुक दे रहे हैं कि क्या क्या चैप्टर में हम लोग को जाना है, कहाँ तक पहुंचना है। फिर इक्विटी शेयर्स के अंदर एक होते हैं राइट शेयर। ठीक है, राइट शेयर क्या होते हैं, कोई बताएगा हल्का फुल्का? एम्प्लॉय को जो दिया जाता है वो तो शॉप होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। पुराने शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि हम और नया शेयर इशू करना चाहते हैं, तो बाकी लोग को ना इशू करके तुम्हें लोग ले लो। ठीक है, तुमको बोलते हैं राइट शेयर, वो भी पढ़ाना है हम लोग को। ठीक है, इसके बाद जो शॉप वाला बताया, जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं शेयर्स, आजकल कंपनियां मॉडर्न हो गई है। नौकरी लगेगी तो आपसे ऐसे कहेंगी कि नौकरी करोगे, तुम्हारा पैकेज है 12 लाख रुपए का, तुम्हें 12 लाख की सैलरी देंगे, और अगर तुम कंपनी में 5 साल तक बने रहते हो, तो जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे तुम्हें कंपनी के 1000 शेयर्स देंगे मुफ्त में। अब आदमी 2 साल बाद नौकरी छोड़ने का मन भी कर रहा है तो लालच में फंसा हुआ है कि 3 साल और हो जाएं, 1000 शेयर्स मिलेंगे। अब इस कंपनी की शेयर्स में मार्केट वैल्यू मान लो 200 रुपए चल रही है, तो आदमी लालच फंसा हुआ है कि 2 लाख का ये भी जुगाड़ हो जाएगी, समझ लो, फ्री में दे रहा है। तो आदमी अगर 2 साल बाद नौकरी छोड़ने का मूड भी होता है तो कहता है भाई रुके रहो, 3 साल और कर लेते, शेयर्स तो मिल जाए एक बार, उसके बाद छोड़ देंगे। और कंपनी का भी सीधा हिसाब किताब होगा कि एक बार कोई आया है तो अब 5 साल तक उससे आराम से काम कराएंगे, बीच में मुझे इम्प्लाई ढूंढने की जरूरत नहीं आती। तो दोनों का फायदा होता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा फायदा हो रहा उसका नुकसान हो रहा, उसका भी फायदा है कि बीच बीच में आपको इम्प्लाई नहीं ढूंढने पड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉप, जहाँ पे आप अपने शेयर्स इम्प्लॉय को देते हो, या तो फ्री में देते हैं या तो कंसेशनल प्राइस पे देते हैं। प्राइस तो 200 चल रहा है, इनसे कह दिया 1000 शेयर देंगे 20 रुपए में,
वो भी आदमी फायदा है कि 20 में लेंगे, 200 में बेचेंगे, 180 बचेंगे अपने आप को। बात समझ लो। तो इन सब की स्वभाव आते हैं, ये भी हम लोग को पढ़ना है। फिर जब शेयर इश्यू हो जाते हैं तो कंपनी का जब कभी मूड करता है शेयर बाई बैक किए जाते हैं। जब कंपनी को लगता है कि अपने पास तो पैसा खुद का आ गया है, जैसे मान लीजिए मैंने नई कंपनी बनाई तो पैसे की जरूरत थी तो हमने 1 लाख शेयर इशू कर दिए 10 रुपए वाले, तो अपनी कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 10 लाख रुपीज। इससे व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करेंगे तो कंपनी पैसे नहीं कमाएगी क्या, कमाएगी। अब उसके पास खुद की कैपिटल आ गई तो आदमी क्या कहेगा कि इस 1 लाख शेयर में ऐसा करते हैं 20,000 शेयर का पैसा वापस कर देते हैं, क्योंकि इन लोग को फालतू में डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो अपने पास पैसा आ गया तो वो पैसा लगाएंगे व्यापार के अंदर। तो शेयर क्या कर दिए जाते हैं, बाई बैक कर लिए जाते हैं। तो इक्विटी शेयर जब वापस किए जाएंगे इनका पैसा तो उसको बाई बैक बोलते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर का जब ऐसे वापस लिया जाता है उसको रिडम्पशन बोलते हैं। डिवेंचर में भी वर्ड क्या लगाया जाता है, रिडम्पशन। सही है, बस इक्विटी शेयर्स में बाई बैक बोला जाता है और प्रेफरेंस और डिवेंचर में क्या बोला जाता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। अब इक्विटी शेयर्स का पैसा अगर इंस्टॉलमेंट मांगा गया तो आपको पता होगा एक होती क्या, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, और ज्यादा इसके बाद होगी तो फाइनल कॉल हो जाती है। अब मान लीजिए किसी ने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, दे दिया, इसका पैसा दे दिया, इसका पैसा दे दिया और ये पैसा नहीं दे पाया, तो फिर क्या होता था, इनके शेयर को कंपनी क्या करती थी, फॉरफीस करती थी। फॉरफीस करती थी तो वो इनकी समझनी पड़ेंगी। फॉरफीस करने के बाद उनको फिर से किसी को इशू करती थी, तो टॉपिक आ जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर, वो भी पढ़ना है। एक होते हैं हम लोग के पास बोनस शेयर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, कुछ आइडिया हल्का फुल्का, करेक्ट। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं, जब कंपनी के पास ज्यादा पैसा किसी साल कमा लेती है तो कहता है इतना डिविडेंड बांटने से अच्छा है कि थोड़े शेयर ही दे दिए जाए, ठीक है। तो जब कंपनी का किसी साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाता है तो वो डिविडेंड के साथ साथ में क्या दे देती है, कुछ फ्री में शेयर्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनकी एंट्री कैसे पास होती है, कब इशू कर सकते हैं, कब नहीं इशू कर सकते, वो सब भी पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो इतनी वैरायटी है। और एक सबसे लास्ट में चैप्टर में आएगा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, हल्का सा उसके बारे में समझ लेते हैं, इससे चैप्टर पढ़ने में दिक्कत ना आए। देखो एक वर्ड होता है ब्रोकर, एक वर्ड क्या होता है, ब्रोकर, और एक वर्ड होता है अंडर। दोनों का काम वही होता है कि किसी चीज को बिकवाने का काम करते हैं, इसके बदले में इनको कमीशन मिलता है। ब्रोकर का काम क्या होता है, मेनली कोई चीज सोल्ड करवाओ और फिर अपना कमीशन ले लो, यही काम ये भी करते हैं। बस अंडर राइटर गारंटी लेता है बिकवाने की, और ये कोई गारंटी नहीं लेते, ठीक है। जैसे मान लो मेरा मकान है, बेचना है 50 लाख रुपए का, तो अगर मैंने ब्रोकर असाइन किया तो मकान बेच पाया तो कमीशन लेगा, नहीं बेच पाया तो कहेगा कोई बात नहीं भैया नहीं बिक पाया, बात खत्म हो गई। लेकिन जिससे अगर हमने किया ऐसा एग्रीमेंट किया अंडर राइटिंग वाला, तो इनको मकान बेचना ही पड़ेगा, तो ना बेच पाए तो खुद खरीदें, समझ लो। तो अंडर राइटर ये गारंटी देता है कि मैं जो आपसे बेचने का ठेका ले रहा हूं उसको बेच के ही दिखाऊंगा, और अगर नहीं भी बेच पाया तो मैं खुद खरीदूंगा। तो फिर सेलर जो जिसको बेचना होता है उसका काम एकदम पक्का हो गया यार, अब हमने अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर दिया तो अपनी चीज तो बिक ही जानी, चाहे ये खरीदे चाहे किसी को बिकवाएं, अपना तो है कि हाँ 2 महीने का टाइम पीरियड दे दिया तो 2 महीने के अंदर तो अपने पास पैसा। तो इसलिए आजकल जो बिजनेसमैन है वो ये वाला एग्रीमेंट नहीं करते हैं, कौन सा करते हैं, अंडर राइटिंग। और शेयर्स में यही वाला ज्यादा चलता, उसका भी अपना रीजन है। अगर आपने 12th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा और तो ध्यान हो तो उसमें लिखा होता था कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है और 90% शेयर्स की एप्लीकेशन मनी नहीं आई है, मान लो मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ आती है 60,000 की, तो ये शेयर अलॉट ही नहीं हो पाएंगे। जितने शेयर इशू करना चाहती है कंपनी, कम से कम 90% शेयर्स क्या हो जाए, सब्सक्राइब हो जाए, और ऐसा नहीं होता है तो सारी एप्लीकेशन मनी क्या करनी पड़ती है, रिफंड करनी पड़ती है, वो शेयर कंपनी अलॉट ही नहीं कर सकती। तो कंपनी को डर सताता रहता है कि कहीं 1 लाख इशू किए और 80,000 की एप्लीकेशन आई, 85 की आई, 86 है तो कांड हो जाएगा, सारा पैसा वापस करना पड़ जाएगा और इतना किया भरा सब पानी फिर जाएगा, कोई पैसे भी नहीं आएंगे, कुछ भी व्यापार नहीं चल पाएगा। तो इसलिए एग्रीमेंट कौन सा करती है, वो सब अंडर राइटर वाला। तो शेयर का जब भी सवाल होगा उसमें ब्रोकर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, हमेशा कौन सा आएगा, अंडर राइटर वाला। बाकी कुछ होता है तो आदमी ब्रोकर भी कर देता है, अंडर राइटर भी कर देता है, लेकिन जब ये चैप्टर की बात आएगी तो यहाँ अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब सबसे पहले आपको समझना है कि शेयर्स कैसे कैसे इशू होते हैं, बहुत ही एकदम बेसिक से बता रहे हैं।
तो शेयर जो इशू होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है क्या, एट डिस्काउंट, एट और एट प्रीमियम, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। शेयर्स में एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब प्रिंट प्राइस समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो एक शेयर की क्या होती है फेस वैल्यू, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए की है और मैं इशू 10 रुपए से कम में करता हूँ, तो जिस प्राइस पे इशू करूंगा उसको क्या बोलूंगा, इशू प्राइस। फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू करते हैं 10 रुपए से कम, लेट से 9 रुपीज पे, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। फेस वैल्यू 10 रुपए है, इशू करते हैं इस पे ज्यादा पे, 11, 12, 15 पे, तो क्या हो जाता है, प्रीमियम हो जाता है। और अगर फेस वैल्यू 10 ही रुपए है और इशू भी हमने कितने पे किया है, तो ये पार वाला इशू हो जाता है। इस केस में एंट्रीज अलग तरीके से चलती हैं, इस केस में अलग तरीके से चलती है, इस केस में अलग तरीके से चलती हैं, तो सब समझनी पड़ेगी। फिर जो इनका सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये भी 3 हो सकता है। एक होता है पार सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसका क्या मतलब है समझो। मान लीजिए मैंने प्रॉस्पेक्टस इशू किया है 1 लाख शेयर्स का, और जो एप्लीकेशन आती हैं वो आती हैं सीधा 1 लाख। तो जितने का हमने प्रॉस्पेक्टस इशू किया उतने की एप्लीकेशन आई। प्रॉस्पेक्टस होता है जो इनवाइट करता है कि आप आके शेयर्स की एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। जैसे अगर लॉ में पढ़ा होगा तो एक होता है इनविटेशन और एक होता है ऑफर टू इनविटेशन, समझ लो सेम गेम यहाँ है। तो एप्लीकेशन जो है वो ऑफर है, और जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो इनवाइट करता है कि आप ऑफर हमको करो कि मैं शेयर लेना चाहता हूँ, मैं दे दूंगा। तो ऑफर जो है प्रपोजल बन जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो दुनिया भर की बातें चलने लगेंगी। अभी पता कर लॉ पढ़ाने लगेंगे, वो अलग की बात। तो प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या है कि प्रॉस्पेक्टस छपाया जाता है, उसके थ्रू इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि आओ मेरी कंपनी में शेयर खरीदो। तो प्रॉस्पेक्टस हमने छपवा डाले 1 लाख, सब में बांट भी दिए। अब तुमको प्रॉस्पेक्टस पकड़ा दिया, इसका मतलब थोड़ी ना कि तुम शेयर खरीदोगे ही खरीदो, प्रॉस्पेक्टस पढ़ोगे, उसमें फॉर्म लगा रहता है। जैसे इंस्टीट्यूट प्रॉस्पेक्टस बांटता है, तो कोई इंक्वायरी करने जाता है चैप्टर के अंदर, तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, लो 250 का प्रॉस्पेक्टस ले जाओ। अब प्रॉस्पेक्टस ले जाएगा आदमी, पढ़ेगा, एडमिशन कराना होगा तो उसी में से फॉर्म निकालेगा, भरेगा, चिपकाएगा, जमा करेगा, एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि आज 10 प्रॉस्पेक्टस बिके हैं लखनऊ चैप्टर में तो 10 लोग सीएमए करेंगे या सीए करेंगे या सीएस करेंगे ही, ऐसा थोड़ी ना है। प्रॉस्पेक्टस आदमी ले जाएगा, ठीक लगेगा तो एडमिशन लेगा। सेम चीज यहाँ पे है, तो आप रिज्यू हुए, ठीक लगेगा तो आप अप्लाई कर देते हो शेयर के लिए। तो अगर जितने प्रॉस्पेक्टस इशू हुए हैं उतनी ही एप्लीकेशन आती, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार सब्सक्रिप्शन। अगर प्रॉस्पेक्टस इशू हुए हैं 1 लाख के लिए, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई हैं, सिर्फ 80,000 की, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस इशू हुए हैं 1 लाख की और एप्लीकेशन कितने की आ गई हैं, 1, 10, 1, 15, 1, 20, कुछ भी ज्यादा आ गई हैं, तो उसको बोलते हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन होता था तो वहां करते थे फिर प्रोराटा अलॉटमेंट, वो सब भी आएगा, ठीक है। इन दोनों केस में, पार और अंडर के केस में, जितने की एप्लीकेशन आती इंटी उससे पास करोगे। मान लो सवाल में लिखा है कि 1 लाख हम इशू करना चाहते थे लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 80,000 की आई, तो सारी इंट्री जो बनेंगी वो 80,000 शेयर के हिसाब से बनेंगी। इस वाले में 1 लाख के हिसाब से बनेंगी, इस वाले में रायता होता है। जो एप्लीकेशन आएगी वो तो 1,15 की आएगी, तो एप्लीकेशन वाली एंट्री 1,15 की बनाई जाएगी, लेकिन उसके बाद की सारी एंट्री 1 लाख के हिसाब से बनेंगी। तो गेम आ जाता है सवाल के अंदर कि भैया कब हम इसके हिसाब से एंट्री बनाएंगे, कब इसके हिसाब से बनाएंगे, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पार वाले में सारी एंट्री किसके हिसाब से बनेंगी, जितने की एप्लीकेशन आई। अंडर वाले में जितने की एप्लीकेशन आई होंगी, यानी इन दोनों केस में ऑल एंट्री जो पास्ड होंगी
किसके लिए पास होंगी? विद नंबर ऑफ अप्लाइड के हिसाब से, जितने लोगों ने अप्लाइड किया होगा उसके हिसाब से पास होंगी। जो एप्लीकेशन की एंट्री पास होंगी वो तो अप्लाइड के हिसाब से पास होंगे, जितने लोग अप्लाइड करेंगे। लेकिन बाकी रिमेनिंग एंट्री, यानी अलॉटमेंट वाली, फर्स्ट कॉस्ट वाली, सेकेंड कॉस्ट वाली, बाकी सारी एंट्री पास होंगी, वो जितने का प्रॉस्पेक्टस जो किया था, मतलब जितने से अलॉट किए जाएंगे उससे पास होंगे। ठीक है, तो यहां और यहां तो जितने शेयर अप्लाइड होंगे सारी एंट्री उस शेयर से पास होंगी। लेकिन इस वाले केस में जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो एप्लीकेशन की एंट्री पास होगी अप्लाइड वाले शेयर से, और बाकी सारी एंट्री जितने शेयर अलॉट किए जाएंगे उनसे पास होगी। ठीक है, इशू प्राइस का क्या मतलब है? इशू प्राइस का मतलब है कि अगर डिस्काउंट पे दिया तो डिस्काउंट हटा के क्या प्राइस हमें मिलेगा। इशू का मतलब है कि शेयर इशू करने में क्या पैसे आएंगे, सिंपल सी बात। तो डिस्काउंट होगा तो फेस वैल्यू में डिस्काउंट हटा के बताओगे, प्रीमियम होगा प्रीमियम जोड़ के बताओगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशू। चलो पहले यहाँ तक लिखो फिर आगे बात बताते हैं। बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन सवाल में गड़बड़ कराने के लिए इतना भी काफी होता है।
फावड़ा हो गया, हटा दें? अब लिखो एंटिटीज फॉर जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर मल्टीपल केसेस हैं। पहला हो जाता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जिसमें आप लमसम अमाउंट एक बार में ले लेते हो, इंस्टॉलमेंट वाला लफड़ा नहीं होता। तो जहां सारा पैसा आप एक बार में ले लेते हो वो आपकी एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब चाहे एक साथ पास कर लो या फिर इसमें भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट लगा दो, एक साथ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहीं पे आ जाएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक साथ पैसा मिल जाता तो ना ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ती है आपको, एक साथ सारी एंट्री पास हो जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट देखो इधर बहुत ध्यान समझना, वरना 3 एंट्री लिखानी पड़ेंगी। अगर पार हुआ तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिस्काउंट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट और एसपीआर क्रेडिट। तो इसलिए स्लैश करके लिखा है। अगर डिस्काउंट होगा तो यहाँ डेबिट कर देंगे, प्रीमियम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे, और नहीं हुआ तो दोनों कट जाएंगे। तो एक ही एंट्री में सारा काम चल जाएगा आपका भी लिखने में, वरना फिर जबरदस्ती 3 एंट्री लिखानी पड़ेंगी। तो नोट्स ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। फिर केस 2, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और यहाँ पे आप जो कैश का पैसा लोगे वो इन इंस्टॉलमेंट लेते हैं। तो दूसरा केस आ गया इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, लेकिन पैसा किस में लेना है, इंस्टॉलमेंट के अंदर लेना है। तो इसमें आपकी एंट्री बनती है 3-4 चीज़ों के अलग अलग। तो पहले एंट्री बनती है एप्लीकेशन की, तो फॉर एप्लीकेशन 2 एंट्री बनती है, एक ड्यू की एक पेमेंट की। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आपके पास आती है तो एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इस चीज़ का पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे 2 एंट्री बन जाती हैं एप्लीकेशन की, ऐसे 2 एंट्री बन जाती हैं अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन वाले में बैंक का पहले पैसा आता है, कैपिटल में बाद में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इन सब में कैपिटल में पहले ट्रांसफर होगा, पैसा बाद में मिलता है। तो उस एंट्री को हम लोग ड्यू वाली एंट्री बोलते हैं। तो एंट्री हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट में होगा तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
ना ना ना, यहाँ ऐसे लिखना है, तो ड्यू वाली एंट्री है ना, पैसा मिलते समय डिस्काउंट डिस्काउंट आएगा। एक मिनट रुको, अलॉटमेंट सही था, एज इट इज यहीं लिखोगे, जैसे लिखवा रहे तो वैसे लिखो। यहीं पे रहेगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू SPR अकाउंट। अब एक चीज और आएगी, कॉल्स इन एरियर्स, वो आती है बैंक के साथ में। अभी नोट बनवा देंगे आपको, चिंता मत करो। डिस्काउंट और प्रीमियम जो होता है वो हमेशा शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ में आएगा, और जो कॉल्स इन एरियर और एडवांस होता है वो हमेशा बैंक एंट्री के साथ में आता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या SPR अकाउंट क्रेडिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की एंट्री पास हो जाएंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल भी होगी इसी तरह, फाइनल कॉल की एंट्री पास हो जाएगी। सेकंड कॉल होगी इसी तरह, सेकंड कॉल की एंट्री पास हो जाएगी। जो भी कॉल्स की एंट्री होती है वो इसी तरीके से होती है, तो फॉर कॉल्स लिख लो, तो 10 बार नहीं लिखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लगा देंगे, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल लगा देंगे, फाइनल कॉल होगा तो वर्ड फाइनल कॉल लगा देंगे। तो कॉल्स के लिए एंट्री पास हो जाएगी आपकी। अब यहाँ तक नोट हो जाए तो बता देना, हो गया नोट? बिलीव करते हैं। आओ पहले एक आध सवाल देख लेते फिर आगे बातें होंगी। इसी ऑफ शेयर्स में इतने टॉपिक हैं हम लोग के अंदर। इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, राइट इशू, बोनस इशू, सर्टिफिकेट शेयर इशू, इशॉप, स्टॉक परचेज स्कीम, बाई बैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। 11-12 टॉपिक है सब मिला के। पहले ही सवाल प्रोराटा का लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। पीके लिमिटेड मेड इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। पेबल कैसे, 10 रुपए कैसे लेंगे? 2 रुपए एप्लीकेशन पे लेने हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट में लेने हैं, और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेने हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव 12 लाख का हो रहा है। पहले इसमें भी प्रोराटा देखो आ गया है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अभी पहले सोच रहे हैं नॉर्मल एक आधा सवाल कर लो, फिर ओवर वाला करना ही करना है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, 10 रुपए वाले, लेकिन 4 रुपए प्रीमियम पे, और सारा पैसा पेबल है किस पे? एप्लीकेशन में। तो उसमें आप डायरेक्ट एंट्री बनाना चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। एंट्री डायरेक्ट बनाओगे तो ये कट जाएगा। एंट्री अपने हिसाब से देखोगे तो ये एंट्री बनेगी जो आपने सबसे पहले लिखी थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट। ठीक है, यहाँ एंट्री बना के दिखा रहे हैं इस सवाल की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 करोड़ शेयर इशू हो रहे हैं, तो सब में 5 करोड़ तो रहेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। इशू 14 रुपए में हो रहा है, तो बैंक में हमेशा जो प्राइस आप इशू करोगे वो प्राइस आपको मिलेगा। 14 में इशू करो तो 14 रुपए यहाँ आ जाएगा। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और प्रीमियम में क्या आ जाएगा? प्रीमियम वाला अमाउंट। मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ आ जाएगा आपका 70 करोड़, यहाँ आ जाएगा 50 करोड़, यहाँ आ जाएगा 20 करोड़। इंटी भी यही पास है बुक में, बस इंटी करोड़ में नहीं लाखों में लिख दी है, तो 2 जीरो और लगा दोगे, लाख हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंबाइंड इंटी बनाना चाहोगे तो ये कट जाएगा, और इंटी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR बोला जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा इतना पैसा। तो समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू करते हो तो ऐसे ऐसे एंट्री बनती है, वो सब समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4, फिर यहाँ पे 5 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, 10 रुपए वाले, 4 रुपए प्रीमियम में। लेकिन आपकी पैसा कैसे ले रहे हैं, 1 रुपया चाहिए एप्लीकेशन में, 6 रुपए चाहिए अलॉटमेंट में प्रीमियम जोड़ के, 3 रुपए चाहिए फर्स्ट कॉल में। बैलेंस कितना पैसा हुआ, बैलेंस चाहिए फाइनल कॉल पे, देख लो जोड़ के भी कितना बन रहा है। 6 3 9 1 10, लेने 14 थे आपको, इसका मतलब 4 रुपए, 1 रुपए ये, 6 रुपए ये, 4 रुपए, 3 रुपए ये, 10 रुपए हो गए। लेने आपको 14 थे, तो टेक्निकली इसका मतलब फाइनल कॉल पे कितना आएगा, 4 रुपए का अमाउंट। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं, और सारा पैसा आपको रिसीव भी हो गया है। एंट्री आपको बनानी, बना पाओगे? चलो बनाना शुरू करो फटाफट। सबसे पहले यही सवाल लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5 करोड़ शेयर, तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 1 रुपए की। तो 5 करोड़ इंटू 1 रुपया करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5 करोड़। फिर शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 5 करोड़ रुपए पोस्ट कर देंगे कैपिटल में। फिर बनाओगे अलॉटमेंट वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो तो बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। अलॉटमेंट कितने का था, 6 रुपए का, तो अलॉटमेंट में 6 रुपए के हिसाब से आएगा। इस 6 रुपए में 4 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम में 4 आएगा, कैपिटल में कैपिटल वाला पैसा आएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई कर दो, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30 करोड़, यहाँ हो जाएगा आपका 10 करोड़, यहाँ हो जाएगा आपका 20 करोड़। फिर ये पैसा आप बैंक से रिसीव कर लोगे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹30 करोड़। हमेशा ध्यान रखना, इधर देखो, यहाँ जो अलॉटमेंट के सामने पैसा आएगा वही पैसा यहाँ पे भी आएगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, यहाँ 20 करोड़ लिख देते हैं। कुछ सोचो भाई, आपको 6 रुपए के हिसाब से पैसे मिलेंगे ना, तो बैंक अकाउंट में तो 30 करोड़ आएंगे। इसके बाद एंट्री बनाओगे बेटा फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री बन जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पेमेंट रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 5 करोड़ शेयर और 3 रुपए की है आपकी फर्स्ट कॉल, तो 5 नहीं 15, यानी 15 करोड़। और फिर बनाओगे फाइनल कॉल की एंट्री, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। पांच करोड़ शेयर इंटू 4 रुपए, यानी यहां आ जाएगा 20 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ और 20 करोड़। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सवाल से बस आपको एंट्री रिवाइज कराई गई है जो आपने 12th लेवल में सीखी थी। एंट्री वापस याद आ जाए आपको, बस वापस याद कराने के लिए सवाल बना दिया गया था, जिससे आपको पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं।
आपका नोट हो गया, हटा दें? देखो तुम लोगों ने जितने क्वेश्चन कैश फ्लो में, अभी कैश फ्लो तो इस घर वाला लगाया भी नहीं है, अगर लगाओगे तो 10-12 क्वेश्चन होंगे कैश फ्लो में, तो 10-12-15 क्वेश्चन कैश फ्लो में लगाते हो। बैंकिंग एक्सपर्टीज सब मिला लो तीनों तो 20 क्वेश्चन होंगे मोटे मोटे। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने लगाए होंगे तुमने? बहुत ज़्यादा, 12-15 सवाल। तो अब तक सारे चैप्टर मिला के 50 सवाल लगाए होंगे, इसी में मिलेंगे 65 सवाल। ठीक है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आधा कंटेंट बाकी चैप्टरों में, आधा कंटेंट खाली इस चैप्टर में भरा पड़ा है, तो इसलिए इस चैप्टर में टाइम भी ज़्यादा लगता है करने में, और सवाल भी खूब लगाने पड़ेंगे, और लिखने वाला काम भी बहुत है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इस चैप्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। सीएमए वाले एग्जाम में आ जाता है तुम्हारा 12 नंबर का वो, और 2-3 एमसीक्यू भी इससे आ जाते हैं, तो 16 से 18 नंबर का बनता है। सीए वाले एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, सीएस वाले एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, मतलब 16 से 20 नंबर तक की वैल्यू कराता है खाली ये वाला चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की अच्छी बात यह है कि इसमें स्टेप मार्किंग अच्छी होती है। जैसे मान लो किसी की सपोज कर ले एंट्री गलत हो गई, तो पूरे नंबर क्यों कट जाएंगे? बाकी काम तो सही हुआ है, तो नंबर हर एक एंट्री पे मिलता है। मान लो 6-7 नंबर का सवाल हुआ, तो आदमी देखेगा कितनी एंट्री पास हो रही है, सब पे एक एक नंबर, आधा आधा नंबर दे देगा, जो इजी एंट्री आधा नंबर, इस पे कठिन एंट्री 1 नंबर, तो आपका पूरा नंबर कभी नहीं कटते, कुछ ना कुछ नंबर बच्चे को मिल ही जाते हैं। तो इसलिए सारे बच्चों की चॉइस में भी ये होता है कि आदमी करता ही करता है, कहता है अगर पूरा सही नहीं कर पाया थोड़ा बहुत तो सही करेंगे, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। कुछ चैप्टर ऐसे होते गलत तो पूरा ही गलत, सही तो पूरा ही सही। अब मान लो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर नहीं आया तो सभी गलत हो जाएंगे ना, फिर तो सब काट पीट के जीरो ही कर देगा वो। तो इसलिए स्टेप मार्किंग के लिहाज से भी देखो तो भी चैप्टर आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो आगे चलते हैं, आगे चीजें सीखते हैं हम लोग। अब इसमें अगर कभी कभी कहेगा कि कैश बुक बना दो, इस सवाल में तो नहीं बोला था, कहेगा कैश बुक बना दो तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है, जहां जहां आपने बैंक एंट्री पास करी एक बैंक अकाउंट ओपन कर लोगे, पोस्टिंग कर दोगे, बन जाएगा। इसमें कुछ अलग या कठिन काम नहीं होता, आगे के सवालों में हम लोग करेंगे ही करेंगे। अभी कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? 3 नहीं 4। ठीक है, अब आता है बेटा कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो जहां आप नोट्स बना रहे तो वहीं पे वापस आ जाओ। हेडिंग डालो ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल्स इन एरियर्स होता है इसको हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और डेबिट जो होगा वो बैंक वाली एंट्री के साथ होगा, विद बैंक एंट्री। अब कहोगे इसका क्या मतलब है, बताएंगे, 2 मिनट सब रखो। विद बैंक एंट्री, अब इसका अर्थ क्या निकला इधर देखो बेटा, अगर मान लो कॉल्स इन एरियर्स होता अलॉटमेंट पे तो यहां लिखते, ना कि यहां, समझ लो, कॉल्स पे कॉल्स इन एरियर्स होता तो यहां लिखते, जो बैंक वाली एंट्री होती है उस चीज की उसमें लिखा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। इस वाली एंट्री में कभी नहीं लिखोगे कैपिटल वाले में, कैपिटल वाली एंट्री के साथ क्या आता है, डिस्काउंट प्रीमियम, और कॉल्स इन एरियर एडवांस कहाँ आता है, बैंक वाली एंट्री के साथ, ये आपको ध्यान रखना है वरना चीजें गलत होने लगेंगी। दूसरी बात कर देते हैं कॉल्स इन एडवांस की, तो इसमें 2 बातें होती। देखो जब आपको किसी से एडवांस पैसा मिलेगा तो अकाउंटिंग 2 बार करनी पड़ती है। मान लो किसी बच्चे ने अभी मान लो इंटरमीडिएट का है, पैसा उसके पास आ गया तो उसने क्या कहा कि सर लीजिए 1 लाख अपनी फाइनल की फीस भी जमा कर लीजिए, या 1 लाख है तो 1 लाख नहीं दिया, उसने कहा चलिए 10,000 भैया आप एडवांस रूप में जमा कर लीजिए, तो हमें उसकी अकाउंटिंग 2 बार करनी पड़ेगी। जब 10,000 एडवांस ले रहा है तो भी हमें लिख के रखना पड़ेगा कि इस आदमी ने 10,000 एडवांस दिया,
और अगर लिख के नहीं रखेंगे तो हर बच्चा फाइनल में चिल्ला रहा है कि मेरे 20,000 एडवांस थे, मेरे कह रहा 50 एडवांस थे, लिखा पढ़ी नहीं होगी तो बेवकूफ बन जाएंगे। तो लिख के रखना पड़ेगा कि भाई इस बच्चे का इतना एडवांस आ गया। और फिर जब फाइनल की पढ़ाई आएगी, वहां की फीस जमा करने की बात होगी, तो तुम पैसा कम दोगे, तो उस समय एडजस्ट भी करना रहेगा कि अमाउंट तो 1 लाख ड्यू हो रहा है, लेकिन किसी का अगर 10,000 पड़े हैं तो देगा तो 90 ही, तो उस एडवांस को हम राइट ऑफ करते हैं। तो एडवांस में 2 टाइप के ट्रीटमेंट हैं। जब आपको एडवांस मिलेगा, दैट इज एट टाइम ऑफ रिसिप्ट, तो आप उसको करोगे क्रेडिट। और जब जिस चीज का एडवांस मिला है उसका समय आ जाएगा तो उसको बोलते हैं एट टाइम ऑफ एडजस्टमेंट। एट टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको उसी एडवांस को डेबिट करेंगे। करेंगे हमेशा बैंक एंट्री के साथ में, विद बैंक एंट्री। यहां बैंक तो लिखा ही नहीं, विद बैंक एंट्री। यहां भी क्या काम होगा, विद बैंक एंट्री। तो एरियर और एडवांस हमेशा बैंक वाली एंट्री के साथ दिखाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और डिस्काउंट प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री के साथ दिखाया जाता है। तो कॉल सीनेस हमेशा क्या होगी, डेबिट। एडवांस क्या होगा, जब मिलेगा तो करोगे क्रेडिट, और जब उसको एडजस्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ बेटा, हो गया, हटा दें। चलो क्वेश्चन देखो 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो कह रहा है ईएफ एंड कंपनी ने 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए वाले, वो भी 4 रुपए प्रीमियम पे। तो 10 की चीज 14 रुपए में बिकेगी। कहानी सेम है, 1 रुपए एप्लीकेशन पे चाहिए, 6 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, 3 रुपए फाइनल कॉल पे चाहिए, तो बाकी बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल पे मिलेगा, वही 4 रुपए निकल के आएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा ले रहे थे तो वहां 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। क्या कह रहा है, ऑल द मनी रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, और फाइनल कॉल पे 1.5 लाख शेयर्स का पैसा नहीं मिला है। यानी फर्स्ट कॉल पे 1 लाख शेयर्स पे कॉल्स इन एयर्स हुआ, और फाइनल कॉल पे 1.5 लाख शेयर्स पे कॉल्स इन एयर्स हुआ है। एंट्री फिर हमें जनरलाइज करनी है, ठीक है। तो एंट्री जनरलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसी तरीके से एंट्री बनाएंगे हम लोग। पहले क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो लाखों में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ फिर आएगा ना 1 लाख, तो फिर लिखना पड़ेगा 0.10 करोड़, फिर गलत लगेगा आपको, तो लाखों में कर देते हैं। तो 500 लाख शेयर्स हैं, और 1 रुपए के हिसाब से, यानी यहाँ आ जाएगा वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 500 लैक्स। फिर अगली एंट्री बनाओगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी अमाउंट कितना लिखेंगे हम लोग, 500 लाख का। इसके बाद बनाएंगे भैया हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री। तो एंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू एसपीआर अकाउंट, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 500 लाख इंटू 6, 3,000 लाख तो यहाँ आ जाएगा। 500 लाख इंटू 4, 2,000 लाख आ जाएगा प्रीमियम में। और 500 लाख इंटू बाकी पैसा 2 रुपए, क्योंकि 6 रुपए में अगर 4 रुपए प्रीमियम है तो मूलधन कितना हो गया, तो ये एंट्री 6 के हिसाब से बनाई जाएगी, ये एंट्री 2 के हिसाब से बनाई जाएगी, ये एंट्री 4 के हिसाब से बनाई जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,000 लाख। इसके बाद इसका पैसा रिसीव कर लोगे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और पैसा लिख देंगे 3,000,00,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। तो अब हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 500 इंटू 3 यानी 1,500,00,000। फिर पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इधर देखो, फर्स्ट कॉल में उतना ही पैसा लिखा जाएगा जितना तुमने यहाँ फर्स्ट कॉल में लिखा है। तो कितना लिखेंगे यहाँ, कॉल्स इन एरियर्स निकाल के माइनस कर दो। तो 1,50,000 शेयर से पैसा नहीं मिला है। अच्छा, 1,00,000 पे नहीं मिला, 1,50,000 तो फाइनल वाले हैं, बिल्कुल सही जवाब। 1,00,000 से पैसा नहीं मिला है और 3 रुपए नहीं मिले, तो कुल मिला के 3,00,000 रुपए कॉल्स इन एरियर्स हो गया है। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, चाहे माइनस करके निकाल लो। मल्टीप्लाई कराने का मन हो तो 500,00,000 में 1,00,000 पे पैसा नहीं मिला तो कहोगे 499 लाख पे पैसा मिला है। तो 499 इंटू 3 करके भी लिख सकते हो, या फिर यहां से यहां माइनस कर लो, उससे लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1,497,00,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हैं, तो यहाँ से माइनस करके लिख दो या फिर 499 इंटू 3 करके लिख दो। सेम इसी तरीके से आएगा बेटा फाइनल कॉल का। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500,00,000 इंटू 4 रुपए, तो 2,000,00,000। बैंक अकाउंट डेबिट calls in areas account debit to share फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2,000। यहां पैसा नहीं मिला है 1,50,000 पे, तो 6,00,000 रुपए नहीं मिलेंगे, माइनस कर दो, 1,494 लाख मिल जाएंगे। निकालना चाहो तो 500,00,000 पे 1,50,000 पे नहीं मिले, यानी 498.5 लाख पे पैसा मिल गया है। 199। ओ अच्छा, ठीक है, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इस सवाल में कहता आगे कि जिस आदमी ने आपको 1,00,000 शेयर से पैसे नहीं दिए थे, 1,50,000 शेयर से पैसे नहीं दिए थे, वो भूला बिसरा वापस आ गया, 1 महीने बाद आके पैसे, तो जो कॉल सीनियर्स हुई थी उसको रिसीव कर लेते, लेकिन उस पर लेना पड़ता है इंटरेस्ट। वो सब आगे सवाल में सीखने वाले हैं हम लोग। तो ऐसे टॉपिक हर दूसरे 2 सवाल के बाद एक नया टॉपिक इनबिल्ट हो जाएगा, तो मल्टीपल टॉपिक मल्टीपल चीजें आएंगी। तो करना अभी काम ज्यादा है, इसलिए इसकी सबकी फोटो शेयर कर देंगे, घर पे आराम से लगाना। अभी समझ लो, सीख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना चैप्टर में लगाने हैं 65 सवाल और इतना ज्यादा काम करना रहता है कि हम लिखेंगे फिर तुम लिखोगे, तो 4 सवाल से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे क्लास में, लगेंगे 10-15 लेक्चर, उतने हैं नहीं तुम लोग के पास। ठीक है, तो यहाँ सारा काम कराया जाएगा, घर पे आराम से बैठ के नोट करोगे, फोटो सारी शेयर कर दी जाएगी। अब यहाँ देखो आ रहा है एडवांस वाला क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। GHN कंपनी इशू करती 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, पैसा लेना है 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एक ही कॉल है तो उसका नाम होता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10 रुपए लेने, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, सारे पैसे मिल गए हैं। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे, 200, उसने कॉल का पैसा भी दे दिया है अलॉटमेंट के साथ, तो इसका हो गया कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा इसको देना चाहिए था कहाँ, कॉल में, वो पैसा भी दे दिया है अलॉटमेंट के साथ, यानी इसको अलॉटमेंट में डबल पैसा देना होगा।
अलॉटमेंट वाला दे पे ग्रीन और प्लस कॉल वाला और दे दे। अब इस पैसे को आगे क्या करना है, एडजस्ट करना, कहे चाहे ना कहे, एडवांस मिला है तो एडजस्ट तो करना बनता ही है, चाहे क्वेश्चन कहे हमसे और चाहे। चलो इंटी बना देते हैं फटाफट। तो एक इंटी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5,000 शेयर इंटू 2 रुपए, 10,000 की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 5,000 शेयर इंटू 4 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फिर से देखो, शेयर अलॉटमेंट के सामने हमेशा अलॉटमेंट वाला पैसा लिखा जाएगा, कितना लिखेंगे यहाँ, एडवांस निकाल लो, 200 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से एडवांस मिले 800, तो यहाँ आ जाएगा 20,800। इसके बाद आ जाते हैं फाइनल कॉल पे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 4 रुपए का था, तो 5,000 इंटू 4 यानी 20,000 हो जाएगा। ठीक है, उसी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला जा रहा, तो आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है, फर्स्ट भी वही है फाइनल भी वही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फिर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यहाँ 20,000 है तो यहाँ 20,000 लिखा जाएगा, एडवांस 800 पहले मिल चुके थे तो एडजस्ट करने के बाद 19,200 रुपये अब मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के सवालों से आपने एडवांस इन सब का ट्रीटमेंट भी सीख लिया। फोटो शेयर कर देंगे, घर पे आराम से टीपना। अब आगे टॉपिक में चलते हैं। इसके बाद आता है भैया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बात को समझना। पहली बात है इंटरेस्ट कितना देना है कितना नहीं देना, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, जो कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, इनकॉर्पोरेट करने से पहले बनाना पड़ता है। तो कितना हम कॉल्स एंड एरियर्स पे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, और कितना कॉल्स इन एडवांस पे देंगे, एडवांस पे देना पड़ता है कंपनी को और एरियर पे लेना पड़ता है। अगर सवाल में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना रेट यहां से याद करके जाओगे। एरियर पे है 10% का रेट और एडवांस पे है कितना, 12% का रेट। ठीक है, एरियर पे है 10% का रेट और एडवांस पे कितना, 12% का रेट। बाकी इंटी लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बनाना सीखोगे, डायरेक्ट बना भी पाओगे, इसमें अलग से नोट्स बनाने की इतनी आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा करने में, तो 2 मिनट का समय देते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए।
पहली बात, इस सवाल में इनकी नहीं पास करनी है, जितना कह रहा है उतना करना है, जबरदस्ती कोई काम नहीं किया जाता। केवल मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस पे हम लोग पे करेंगे, या कितना, ठीक है, एरियर पे रिसीव होगा। एरियर पे मिलता है, एडवांस पे पे करना होता है। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना। कंपनीज एक्ट कहता है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्कूल कॉलेज में बाकी चीज़ों में होता है कि मान लो स्कूल में ऐसा चल रहा है कि फीस आपको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जमा करनी होती है, ठीक है। तो कोई 1 तारीख को भी जमा कर देगा, कोई 14 को भी जमा करेगा, और कोई लास्ट डे का इंतजार करता है, 15 को जमा करेगा। फिर कुछ स्कूल कहते हैं कि अगर इसके बाद लेट हुआ तो 100 रुपये पर डे की फाइन लगाई जाएगी। अब दिक्कत ये आती है कि अगर मान लो पैसा मैं 16 तारीख को जमा कर रहा हूँ, तो क्या 1 दिन का फाइन लगेगा या 16 दिन का लगेगा, ठीक है। डाउट यहाँ ये आ रहा है कि लेट तो हुआ है, लेकिन 1 दिन लेट माने कि शुरुआत से जोड़े, ये एक डाउटफुल क्वेश्चनेबल रहता है। तो कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी, क्योंकि जो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह होती है उसमें 2 डेटें चलती हैं कि आप इस डेट से लेके उसकी एक लास्ट डेट भी होगी, उस लास्ट डेट तक आपको पे करना होता है, ठीक है। ये आपको 1 अप्रैल को देना था, ये आपको देना था 1 जून को, ये देना था 1 जुलाई को, ये देना था कब, 1 अगस्त को। कह रहा एप्लीकेशन 1800 पे आई है, डायरेक्टर ने सारा अलॉटमेंट भी कर दिया, एक शेयर होल्डर, जिसके बाद 40 शेयर अलॉटेड थे, उसने पूरा पैसा दे दिया है अलॉटमेंट के साथ। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 60 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे किया, और ये सारा पैसा दे दिया फाइनल कॉल के साथ में, ठीक है। और इस पे इतना इतना परसेंट है। देखो यहाँ खुद लिखा है परसेंटेज, तो 10-12 का रेट नहीं लगाना। रेट सवाल में नहीं लिखा होता तो फिर 10-12 याद करना है कि उससे ज़्यादा तो नहीं देना होता, फिर वही रेट लगाएंगे। यहाँ हमें इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है, निकालना होगा। तो यहाँ तो ऐसे ड्यूल वाली डेट वाली कोई चीज़ें नहीं आ रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लगा लेंगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, फर्स्ट कॉल में लिखा होगा कि 1 जुलाई को देना रहता है, और इसकी लास्ट डेट भी लिख देगा 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई तक भी देगा तो ब्याज नहीं पड़ेगा, लेकिन 31 जुलाई के लेट किया तो ब्याज फिर 1 जुलाई से ही निकालेंगे। समझ रहे हो, मतलब 1 महीने का समय दिया तुम्हें पेमेंट करने के लिए, लेकिन अगर 1 महीने के बाद अगर लेट करते हो तो फिर स्टार्टिंग से ही ब्याज निकालना चालू करते हो। ये चलता है इसमें नियम कानून। तो देखो बेटा, बहुत ही समझदारी के साथ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट 40 रुपए का है। फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल कितने की है, 30 रुपए की है। और अगर फाइनल कॉल की बात की जाए तो वो 20 रुपए की है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉल्स इन एरियर्स की। तो एरियर्स वाले ने पहले अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, जिसके पास 60 शेयर्स थे, तो 60 × 40, 2400 रुपए तो यहाँ हाउस नहीं मिले, ठीक है। शेयर तो 60 ही है, तो 60 शेयर इंटू 30, 1800 रुपए यहाँ नहीं दिए, ठीक है। और ये सारा पैसा तुम्हें फाइनल कॉल के साथ दे दिया है, यही तो बोला है सवाल। तो देखो इसकी ड्यू डेट लिखेंगे। अलॉटमेंट की ड्यू डेट है 1 जून, इसकी ड्यू डेट है 1 जुलाई, और इसकी ड्यू डेट है कितनी, 1 अगस्त। क्वेश्चन लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है शायद कुछ, इसमें एक लास्ट डेट पे लिखी होती थी, वो शायद मिसप्रिंट है यहाँ पे।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मॉडिफाई कर दिया उस हिसाब से करा देते हैं। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, तो देखो ये पैसा 1 जून की बजाय 1 अगस्त को मिल रहा है आपको, तो इस पे हम लगाएंगे 2 महीने का ब्याज, क्योंकि मिलना चाहिए 1 जून को और मिला 1 अगस्त को। ये पैसा 1 जुलाई को मिलना चाहिए और मिला है कब, 1 अगस्त को, तो इस पे लगाएंगे 1 महीने का ब्याज। तो 2400 पे एरियर पे ब्याज 5% का इंटू 5% इंटू 2 महीने का, और प्लस 1800 पे लगाना 5% है, लेकिन लगाना 1 महीने का है। 22, 27.5 रुपये बताया जा रहा है। तो ये तो कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉल्स इन एडवांस की। तो कह रहा है एक शेयर होल्डर जिसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया है, किसके साथ, नहीं, इंटायर बैलेंस दे दिया है अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, मतलब इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा यहां दे दिया है, यही तो बोला है। तो पहले निकालो कितना एडवांस था। तो एक पैसा यहाँ का है, इसके पास 40 शेयर्स हैं, तो 40 × 30 यानी 1200 रुपए यहाँ वाले, और 40 × 20 800 रुपए यहाँ वाले। ये दोनों ही पैसे तुमको यहाँ पकड़ा दिए, ये तो मसला हुआ है। तो इस पे निकाल लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, ध्यान से इधर देखो, ये 1200 तुम्हें 1 महीने पहले मिल गए हैं, मिलने चाहिए थे 1 जुलाई को, वो मिल कब गए हैं, 1 जून को। तो 1200 पे 1 महीने का ब्याज निकाल लो, और ये 800 रुपए 1 अगस्त को मिलने चाहिए थे, लेकिन कंपनी को 1 जून को मिल गए। तो इस 800 पे 2 महीने का ब्याज निकाल लो। अच्छा, यहाँ 6% है, बिल्कुल सही बात है। एडवांस में 5 की जगह भी 6% है, तो 6% निकालोगे। तो यार कितना, यही कैलकुलेट करना था बस। तो जब तक ये बनाओगे नहीं, तब तक निकालने में महीने महीने में कंफ्यूजन हो सकती है, किसमें 2 महीना निकाले, किसमें 1 महीना निकाले, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ₹6 से कह रहा, ₹8 से कह रहा, ₹14 हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, जो यहाँ सिखाने की कोशिश करी गई। इसके बाद आता है इशू ऑफ कंसेशन अदर देन कैश। इसमें जो प्रोराटा वाले सवाल हैं एक साथ करवाएंगे। एक साथ का मतलब है जब आप वो कोई पढ़ लोगे फॉर फीचर रीइशू, क्योंकि प्रोराटा के सवाल नॉर्मल सवाल में भी आएंगे। जब फॉर फीचर आएगा तो वहां भी सवाल प्रोराटा वाला रहेगा, जब रीइशू रहेगा वहां प्रोराटा भी रहेगा। प्रोराटा एक साथ पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो 4 बार प्रोराटा पढ़ाना पड़ रहेगा और सब्सक्रिप्शन। तो अदर देन कैश में क्या क्या होता है, अब तीसरा केस लिखो। 2 केस लिखे थे भी तो आपने इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, अब केस 3 आ गया है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
इसमें दो तीन चीजें। पहला, इशू टू अंडर राइटर। अगर किसी अंडर राइटर से आपने कोई सर्विस ली है, अंडर राइटर को जो कमीशन नहीं देते हैं, ज्यादातर अंडर राइटर में ऐसा होता है कि थोड़े शेयर्स भी देंगे, थोड़ा पैसा भी देंगे। तो अंडर राइटर्स को अगर शेयर्स देते हो उनके कमीशन के लिए, तो एंट्री बन जाती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। इसमें कमीशन ड्यू हो जाता है उस बच्चे का। और फिर अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यूजुअली अंडर राइटर्स को पार पे इशू होते हैं, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट प्रीमियम का यहाँ लफड़ा नहीं आता। दूसरा, इशू टू प्रमोटर्स। प्रमोटर समझते हो ना क्या? अरे जो मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट कराता है एक तरीके से, जिसने इनिशिएटिव लिया कि एक कंपनी बनाई जाए, है ना, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। जिसके दिमाग में आइडिया आता है कंपनी बनाने का। तो इशू टू प्रमोटर्स, तो प्रमोटर को शेयर देते हो तो कुछ उससे लेना भी नहीं होता है, तो उसकी एंट्री पास होती है गुडविल अकाउंट डेबिट से। हम गुडविल क्रिएट करते हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो तीसरा हो जाता है इशू टू वेंडर। तो कभी कभी कोई कंपनी अपनी एसेट्स, लायबिलिटी या पूरा पूरा बिजनेस बेचती है, तो उसके बदले में शेयर इशू करते हैं, तो उसको बोलते हैं इशू टू वेंडर। हाँ बड़ा, यहाँ तक हो गया नोट। आगे इशू टू वेंडर में एसेट अकाउंट डेबिट, अगर लायबिलिटीज भी ली जा रही हैं तो लायबिलिटीज क्रेडिट में हो जाएंगी। एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। हाँ बेटा, चलो बता दें। देखो इधर एक किसी का मान लो चलती चलाती कोचिंग थी, तो उसके पास एसेट्स भी नहीं होंगी और एक लाइबिलिटीज भी नहीं होंगी। जैसे ये काम अभी हमने किया है, एक कोचिंग थी एसवाई लर्निंग डेस्टिनेशन, तो उसको हमने टेक ओवर कर लिया है, तो उसकी सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज मेरी हो गई। तो मेरे पास क्या होंगे, एसेट्स आ जाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, लेकिन लाइबिलिटी भी आ जाएंगी। अब उस कोचिंग में मान लो 2 लाख की उधारी थी, तो मुझे देने पड़ेंगे, तो टू लाइबिलिटीज। टू वेंडर में लिखा जाता है जो उसका परचेज कंसिडरेशन फिक्स हुआ। अब मान लो उन्होंने कहा कि सर कर लीजिए कि 2 लाख रुपए चाहिए हमको या 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, हमने तो इनसे लिया है, मान लो उन्होंने कोई पैसे नहीं चार्ज किए मुझसे, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल में तो ऐसा नहीं होता, तो सारी चीज समझ के चलनी। तो मान लो किसी का व्यापार लिया, कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज होंगी, वो टेक ओवर कर लिया। लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर बिजनेस किसी का नहीं चल रहा होता तभी सोल्ड आउट करता है, तो जरूरी नहीं कि जितने की एसेट हो उतने में ही खरीदे। एसेट थी 5 लाख की, लाइबिलिटी 1 लाख की थी, तो नेट एसेट तो 4 लाख की हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि डीलिंग 4 ही लाख पे, ये तो डिपेंड करेगा। बिजनेस बुरा चल रहा होगा तो सामने वाला कम में ऐसे में खरीदेगा, कहेगा 2 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, 3 लाख देंगे। हो सकता है बिजनेस अच्छा चल रहा हो, इसका करने का मन ना हो, कुछ और करने का मन हो, तो फिर 4 लाख पे नहीं होगा, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख में बिकेगा। तो ऐसा नहीं होता कि डीलिंग नेट एसेट पे ही हो, नेट एसेट ज्यादा भी हो सकती है। तो वेंडर में उतना पैसा ड्यू किया जाता है जितना उसको देने हैं। तो यहां हमेशा क्या लिखा जाता है, परचेज कंसिडरेशन, जो फिक्स हुआ है कि इतने रुपए में आपका व्यापार हम
एसेट जो मेरे पास आती हैं, जिस वैल्यू पे मैंने एग्री किया होता है वो वैल्यू लिखनी पड़ती है, एग्रीड वैल्यू। लायबिलिटीज की भी क्या लिखनी पड़ती हैं, इन दोनों में फर्क है। जैसे इधर देखो बेटा, कोई एसेट मान लो उनके पास थी, एग्जांपल मान लो 4 प्रोजेक्टर थे, 4 प्रोजेक्टर उन्होंने खरीदे होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए होंगे, वो डेबिशन माइनस कर रहे होंगे 4 साल से। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके WDV बची है मान लो चारों प्रोजेक्टर के मिला के 10,000 रुपए। हमने चारों प्रोजेक्टर देखे, हमने कहा 15,000 में लेंगे, 8,000 में लेंगे, 7,000 में लेंगे, तो जो मैंने एग्री किया है वो वैल्यू यहां लिखी जाती है, एग्रीड प्राइस। ठीक है, और इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंस। अगर देखो बेटा ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई यानी कम हुई, यानी डेबिट साइड डिफरेंस आया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाती है। क्या हो जाती है, गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो चला जाता है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसका मेन गेम देखो बेटा, जो यहां पढ़ रहे हो सेम चीज डिवेंचर में आएगी, लेकिन डिवेंचर में दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वहां भी आएगा डिवेंचर इशूड टू अंडर राइटर, जहां शेयर है वहां डिवेंचर हो जाएगा। सेम चीज वहां भी आएगी डिवेंचर वाले में, तो सवाल वहां पे भी बनेंगे। तो यहाँ समझते चलोगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी डिवेंचर्स वाले में। इसके बाद इस वेंडर को मैं शेयर देता हूं, तो फिर से वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कभी कभी सवाल कहेगा कि जब शेयर इशू करोगे तो डिस्काउंट पे इशू करना है, तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आ जाएगा। कभी बोलेगा प्रीमियम पे इशू करना है, तो प्रीमियम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। लिख लिया, तो ये सब चीजें सवाल के अंदर आएंगी। अब मान लो सपोज कर लो एग्जाम में सवाल आता है कि खाली एसेट परचेज करी, तो बस एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सिंपल सा। फिर ये सब नहीं आएगा, फिर आगे एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लो डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है तो ऐसे एंट्री बन जाएगी। मैक्स टू मैक्स इतनी चीजें आएंगी, बाकी सवाल में वेरी करेगा। सवाल करोगे वैरायटी तो फिर समझ में आएगा कैसे कैसे डील करते हैं। ये वाला पूरा ज्ञान तो असली में जब तक डिवेंचर्स तक नहीं पहुंचोगे तब तक नहीं मिल पाएगा। इसके सवाल मेनली डिवेंचर्स में ज्यादा पड़े होते हैं। डिवेंचर्स आएगा तब ज्यादा मजा आएगा। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार करके दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बेटा क्वेश्चन देखो, बी लिमिटेड परचेज करते 10,80,000 रुपए की मशीन, एक एसेट परचेज करते हैं। कंसिडरेशन ना बताया तो ये मानते जितने की मशीन है वही उसका कंसिडरेशन। ठीक है, तो एक तो एंट्री बन जाएगी, एसेट का नाम बता देते तो एसेट का नाम लिख देते, नहीं बताएं तो एसेट लिखेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर वो होता है जिससे आप सामान खरीदते हो, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड 10,80,000, 10,80,000। अब एंट्री दो केस में बनानी है, तो ये एंट्री तो वही रहेगी। अब अगर आपने शेयर पार पे इशू किए होंगे तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर आपने शेयर किस पे इशू किए होंगे, प्रीमियम पे इशू किए होंगे, तो फिर एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में चली जाएगी और टू SPR क्रेडिट में चला जाएगा। अब इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, यही अमाउंट यहाँ आ जाएगा। इस वाले में दिक्कत है, इस वाले की दिक्कत कैसे रिजॉल्व होगी वो देखो।
जितना आपने यहाँ सी लिमिटेड में लिखा है उतना ही यहाँ लिखना है। यानी कुल मिला के सी लिमिटेड को देने तो आपको 10,80,000 रुपए हैं, और रुपए ना दे के शेयर्स दे रहे हो। ये तो मसला हुआ है कि आपने 1080 की मशीन खरीदी तो 1080 देने थे, लेकिन शेयर्स पैसा नहीं दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। तो हमेशा फिर यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होंगे तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कितना अमाउंट पे करना था डिवाइड बाय इशू प्राइस। तो 10,80,000 देने हैं, लेकिन एक शेयर में 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ। 100 वाला शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, यानी हमारे एक शेयर की वैल्यू 120 रुपया है। 9,000 शेयर्स। अब आपके लिए आसान हो गया, शेयर्स का जो कैपिटल वाला पैसा है वो कैपिटल में डाल दोगे, और जो प्रीमियम वाला पैसा वो प्रीमियम में डाल दोगे, तो इंडी आपकी मैचअप हो जाती है। ये 9 लाख आ जाएगा, ये 1,80,000 आ जाएगा। तो प्रीमियम डिस्काउंट होंगे तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेना, तो फिर आपके लिए अमाउंट भरना आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स यहां भी निकालना चाहो तो यहां भी निकाल लो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे। तो 10,80,000 देने हैं, यहाँ एक शेयर आप 100 पे ही इशू कर रहे हो, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर आ गए 1080, यानी 1080, 800 आ रहे, 10,800, अच्छा 10,800। तो इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। अब ये आपने पढ़ ही लिया है, तो इस तरीके के जो डिवेंचर में ना अभी पढ़ते हो, डिवेंचर आएगा 4 दिन बाद, तब तक भुला जाओगे, कोई भरोसा थोड़ी ना है। बहुत दूर होंगे सवाल। बस आ चुका है। ये देखो भैया 47 नंबर क्वेश्चन। डिवेंचर्स में कुछ नहीं होता, जहां शेयर कैपिटल लिखो वहां डिवेंचर लिखा जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखो सारा ज्ञान आ जाएगा, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल रिजर्व, गुडविल, सब बवाल आ जाएगा। तो देखो बेटा क्या किया है, 6 लाख की एसेट एक्वायर करी है, तो एसेट अकाउंट डेबिट 6 लाख, लाइबिलिटीज भी एक्वायर करी, एक लाइन छोड़ दी जाती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो गई 80,000 की, और परचेज कंसिडरेशन एग्रीड कितना हुआ है 540। तो वेंडर में लिखा जाता है, वेंडर कौन है, यहाँ भी वेंडर वही सी लिमिटेड है। इसके सामने क्या लिखा जाएगा, ये वाला पीसी वाला पैसा, तो डिफरेंस निकाला जाएगा। इधर होगा 620, इधर है 6 लाख, तो 20,000 कहाँ बच रहे हैं, डेबिट में बच रहे क्रेडिट में, डेबिट में, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। गुडविल निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो दिमाग लगा के, ये एसेट है, ये लायबिलिटी माइनस करो तो नेट एसेट आ जाए। तो कंपनी में नेट एसेट कितने की है, 520 की। अगर ज्यादा पैसा दे रहे हो तो उसका मतलब गुडविल का पैसा दे रहे हो, और कम पैसा दे रहे हो तो नुकसान हो रहा, कैपिटल रिजर्व। वैसे करके भी आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल सकते हो। ठीक है, पहले निकालेंगे नेट एसेट, कंसिडरेशन अगर नेट एसेट ज्यादा है तो डिफरेंस इज गुडविल, और कंसिडरेशन अगर नेट एसेट से कम है तो डिफरेंस इज कैपिटल, या फिर इंटी में डालो, अपने आप निकल जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हो, 1,000 वाले डिवेंचर इशू कर रहे हो, लेकिन 3 अलग अलग केसेस में, तो अगली जो एंट्री होंगी वो अलग अलग केसेस में अलग अलग एंट्री होंगी। अगर पार्ट पे इशू करते हो तो एंट्री बन जाएगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं भी निकालोगे तो काम चलेगा, वही सी लिमिटेड वाला पैसा यहाँ लिख दोगे। अगले वाले में आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, तो एंट्री बनेगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इस केस में एंट्री बनेगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देखो सर, सी लिमिटेड में तो ऑलवेज उतना ही पैसा आएगा जितना सी लिमिटेड को ड्यू था। बाकी पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो अगर इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले जाएं इस केस में, तो देखेंगे पैसा कितना देना था और डिवेंचर इशू किस पे कर रहे हो। 1000 का है और इशू कितने पे कर रहे हो, 1200 पे। तो डिवाइड करी हो 1200 से, 400, 450। डिवेंचर्स में हमेशा लिखा जाता है फेस वैल्यू यानी 1000 के हिसाब से, और जो एक्स्ट्रा दे रहे हो 200 वो लिखा जाएगा प्रीमियम में। तो यहाँ आ जाएगा 4,50,000 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90,000। अब एंट्री देखो बैलेंस हो गई, तभी 540 तभी 540 अपने आप। इसी तरह यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, पैसा देना था 540, लेकिन यहाँ इशू कर रहे हो 10% डिस्काउंट में 1000 का माल 900 पे, तो शेयर्स आएंगे 600। डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से और डिस्काउंट में डिस्काउंट के हिसाब से। तो यहाँ आ जाएगा 6 लाख रुपए और यहाँ आ जाएगा 60,000 रुपए। फिर एंट्री देखो अपने आप बैलेंस हो गई। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लोगे तो काम आसान हो जाएगा, सारे अमाउंट आराम से भर जाएंगे। बिना नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती, कहीं गलत भी कर सकते हो। तो एडवाइस रहती पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकालो फिर अमाउंट भरो, जहां डिस्काउंट या प्रीमियम का मैटर हो। समझ गए? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। अगर देखो बेटा शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट सारा समझ लिया है तो डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, खासकर इशू के मामले में। एक बार इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपने आप आ जाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर भी अपने आप आ जाएगा। बदलाव किसमें है, रिडम्पशन, बाईबैक, इन सब में बवाल अलग अलग चलता है। इशू सबका लगभग एक जैसा चलता है। चलो आज के लिए यहीं तक करो, बाकी कल मिलते हैं और आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं इसके। इन सब की फोटो शेयर कर दी गई हैं तो घर पे आराम से नोट कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इन सब सवालों का और नोट कर लीजिएगा।